हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम नाइलेट की ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसमें मॉड्यूल 2 M2R5 रनिंग में है। प्रीवियस में आप जानते हैं हम वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का कोर्स कवर कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 8 हमारा रनिंग में था। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 8, जिसका नेम है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग ओवरव्यू। उसमें टॉपिक रहेगा हमारा कंपोनेंट्स ऑफ वेब पब्लिशिंग, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जिन जो आपके वेब पब्लिशिंग के लिए यूज़ में लिए जाने वाले हैं। ठीक है, आई होप प्रीवियस की वीडियोस आप लोगों ने अभी तक देख ली होगी। जो भी वेब पब्लिशिंग से रिलेटेड टॉपिक्स थे, आप लोगों ने अभी तक उन्हें इम्प्रूव कर लिया होगा अपनी नॉलेज के लिए। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू आपके ओ लेवल के रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी वीडियोस रनिंग में है। तो आप लोग जो भी आपके पास बुक्स हों उन्हें रेफ़र करें और अपने नोट्स डे बाय डे बनाते जाएं जब भी आपका एग्ज़ाम हो, ताकि आपके ये चैप्टर्स हेल्पफुल रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम वेब पब्लिशिंग के कंपोनेंट्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों का, वैसे तो आप लोग जानते हैं वेब पब्लिशिंग क्या होता है, उसे एक बार रिविजन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द वेब पब्लिशिंग। ठीक है, व्हाट वेब पब्लिशिंग क्या है? वेब पब्लिशिंग क्रिएटिंग अ वेबसाइट एंड प्लेसिंग इट ऑन दी वेब सर्वर। सिंपल सी बात है, वेब पब्लिशिंग यानी आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं एचटीएमएल के थ्रू। हमने ये मान लीजिए एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू हमने क्या करी, हमारी वेबसाइट क्रिएट करी। ठीक है, अब केवल क्रिएट करके उसे रखना हमारा पर्पस नहीं था। हमारा पर्पस था उसे सर्वर पर पोस्ट करना, ताकि हम हर एक पर्सन तक हमारी वेबसाइट को एक्सेस करवा सके, हमारी हर एक पर्सन को हमारी वेबसाइट क्या रहे, विजिबल रहे। तो केवल अपने तक तो रखना नहीं था, अब उसे क्या करवाना था, हमें सर्वर पर अपलोड करना था। तो ये वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या है, यही है कि एक वेबसाइट को क्रिएट करना और उसे वेब सर्वर पर प्लेस करना। ये क्या होता है, आपका वेब पब्लिशिंग होता है। यानी आपके एक तरह से पब्लिश करना, लोगों को शो करवाना, आपका वेब पब्लिशिंग कहलाता है। आपने एचटीएमएल के थ्रू अपनी वेबसाइट डिजाइन करी और उसे सर्वर पर प्लेस करवाया, ये आपका वेब पब्लिशिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ एचटीएमएल पेजेस। जैसा कि आप जानते हैं हमारी वेबसाइट क्या होती है, हमारा जो एचटीएमएल के पेजेस होते हैं उनका कलेक्शन होती है। हम अलग अलग एचटीएमएल के पेजेस क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू हमारी क्या बनती है, एक वेबसाइट क्रिएट होती है। ठीक है, with home page typically named index.html और index.html, जो किसके साथ होती है, उसके होम पेज के साथ होती है, जिसमें हम टिपिकली जो हमारा नेम दिया जाता है वो हम HTML एक्सटेंशन के साथ देते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, या तो HTML या HTM। ये क्या होती है, हमारे जो वेब पेज होता है वो क्या होती है, वेबसाइट एक होम पेज के साथ कई रिलेटेड पेजेस के साथ होती है। ठीक है, हम केवल होम पेज के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। किसी वेबसाइट का पर्पस क्या है बनाने का। ठीक है, तो वेबसाइट क्या है, हमारी कलेक्शन ऑफ एचटीएमएल पेजेस। ठीक है, तो यही होती है हमारी वेबसाइट। नेक्स्ट, वेबसाइट्स आर डिजाइन यूजिंग वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। वेबसाइट किसके थ्रू डिज़ाइन की जाती है, जो भी हमारे वेब डिज़ाइन के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके थ्रू क्या की जाती है, हमारी वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है, विच प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल लेआउट कैपेबिलिटी और बाय हैंड कोडिंग इन एचटीएमएल और बोथ। जो हमें प्रोवाइड करवाती है हमारा जो भी ये हमारी जो वेबसाइट हमने एक तरह से हमने डिज़ाइन करी है। ठीक है, उसको शो करवाना, ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंट करवाना लोगों के सामने, इन सब की फैसिलिटी हमें किसके थ्रू मिलती है, हमारा जो वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ग्राफिकली रूप से लेआउट उसका चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे लोग उन्हें क्या कर सकते हैं, पर्सन क्या कर सके, उन्हें एक्सेस कर सके। तो ये होती है हमारे वेबसाइट के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं हम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हमारे वेब पब्लिशिंग के, यानी जो अगर आप अपनी वेबसाइट पब्लिश करने जा रहे हैं तो उसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो जो कि यूज़ में लिए जाते हैं आपकी वेबसाइट के किसी भी पर्सन को शो होने के लिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आ रहा है हमारा वेब ब्राउज़र, सेकंड हमारा वेब सर्वर, वेब कुकीज़, कोडिंग, और वो सब तो हमारा रहता ही है, जो हमें एचटीएमएल के थ्रू करना है, सीएसएस के थ्रू, वो तो रहता ही। बट और जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो हम हमारी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे वेब ब्राउज़र रहेंगे, वेब सर्वर रहेंगे एंड वेब कुकीज़ रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। ठीक है, ब्राउज़र बेसिकली मैंने आप लोगों को काफ़ी बार कहा भी है कि ब्राउज़र के थ्रू ही आपकी वेबसाइट शो की जाती है, ब्राउज़र से ही रिक्वेस्ट सर्वर पर भेजी जाती है, ब्राउज़र ही सर्वर से आने वाले रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपको वेबसाइट शो करके आपकी विंडो स्क्रीन पर शो करवाते हैं। ठीक है, तो हम उस वेब ब्राउज़र के बारे में ही इस स्लाइड पे नज़र डालेंगे। ठीक है, अब ब्राउज़र इज सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र क्या, एक सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट, जो किस लिए यूज में लिया जाता है, आपके इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ब्राउज़र क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज में लिया जाता है।
A browser lets you visit websites and do activities within them like login, view multimedia link from one site to another, visit one page from another, print, send, receive emails among many other activities. जो हमारे ब्राउजर्स होते हैं वो कई वेबसाइटों पर हमें कह सकते हैं विजिट करने की अनुमति देता है, यानी हमें अलाउ करता है कई वेबसाइट्स पर हम जा सकें, किसके थ्रू, हमारे ब्राउजर के थ्रू। और साथ ही साथ जैसे अगर हमें कहीं लॉगिन करना है, हमें मल्टीमीडिया लिंक्स ओपन करने हैं एक साइट से दूसरी साइट पर, या कई पेजेस को आपको देखना है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी आप चाहते हैं उसे प्रिंट करवाना है, मेल्स अगर आप रिसीव या सेंड करना चाहते हैं, और इसी तरह की कई एक्टिविटीज़, यानी हर एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो आपका सबसे बेसिक टर्म रहता है वो रहता है आपका ब्राउज़र। अगर ब्राउज़र नहीं होगा तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ब्राउज़र के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, और इंटरनेट के थ्रू किए जाने वाले जो भी वर्क है वो उस ब्राउज़र के थ्रू ही कर सकते हैं। The most common browser software titles on the market are Microsoft Internet Explorer, which is typically अभी इसको कहा जाता है Microsoft Edge। साथ ही साथ गूगल्स क्रोम, गूगल का जो क्रोम है वो, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे प्रीवियस के वर्जन्स में है, जबकि एज हमारा जो हमारे विंडोज़ के अपडेटेड वर्जन्स हैं उसमें शो होता है। गूगल्स का जो क्रोम है, क्रोम भी क्या है, हमारा ब्राउज़र है। गूगल हमारा ब्राउज़र नहीं है, गूगल हमारा सर्च इंजन है, जबकि ब्राउज़र कौन सा है, गूगल का क्रोम। आप लोगों ने देखा होगा क्रोम ब्राउज़र पे जाके आप विजिट करिए, है ना, तो वही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, और साथ ही साथ एप्पल्स सफारी एंड ओपेरा, ये भी क्या है, हमारे वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल्स है, बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्राउज़र्स कौन से और सर्च इंजन कौन से। सर्च इंजन की बात अभी नहीं कर रहे हम, अगर आगे टॉपिक आता है तो उसमें कर लेंगे, नहीं तो कभी नेक्स्ट टाइम में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। गूगल्स क्रोम, गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है वो, गूगल क्या है, हमारा एक सर्च इंजन है, जबकि क्रोम क्या है, हमारा वेब ब्राउज़र। Browser's availability depends on the operating system your computer is using। ब्राउज़र आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ में ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल्स का है तो आपके पास सफारी ब्राउज़र होगा। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का है तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा। यानी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ में ले रहे हैं ब्राउज़र, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपके विंडो पर शो होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लाइनक्स है, उबंटू है, मैक ओएस है, अमंग अदर्स जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अकॉर्डिंग ही ब्राउजर्स आपका यूज़ में लिया जाता है आपके सिस्टम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेब सर्वर। जैसे कि अभी तक प्रीवियस की वीडियोस में आप जान चुके हैं कि ब्राउजर के थ्रू ही क्या की जाती है, रिक्वेस्ट किस पर भेजी जाती है, सर्वर पे। तो वेब सर्वर भी मेजर रोल प्ले करता है आपके वेब पब्लिशिंग के टूल्स में। अब वेब सर्वर इज सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ वेबसाइट and it is takes request from the browsers and gives proper response। वेब सर्वर क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, आपकी वेबसाइट को रन करवाता है। ठीक है, आपने वेबसाइट किस पर पोस्ट करवाई है, आपकी सर्वर पर पोस्ट करवाई। अब सर्वर क्या करवाता है, जिसकी भी रिक्वेस्ट होती है उस वेबसाइट को ओपन करवाने की, तो उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करवाता है, रिस्पॉन्स देता है। तो ये होता है आपका वेब सर्वर, जो कि किसी भी पर्सन की रिक्वेस्ट को टेक करता है और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करता है, रिस्पॉन्स गिव करता है। ठीक है, तो वेब सर्वर ये होता है। यानी सपोज अगर आपने अपने ब्राउजर पर, आपने मान लीजिए क्रोम पर वर्क कर रहे हैं, आपने कोई भी सर्च करने के लिए कोई एड्रेस लिखा, सपोज कोई यूनिवर्सिटी आप ओपन करना चाहते हैं तो आपने सर्च बार में लिख दिया यूनिवर्सिटी, तो आपका ब्राउजर कहाँ पे लेके जाएगा, सर्वर पर रिक्वेस्ट को लेके जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करवाना चाहते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की रिक्वेस्ट आपके ब्राउजर से किस पर जा रही है, सर्वर पे। सर्वर क्या करेगा, जो भी उसके पास डेटाबेस होगा या जो भी उसके पास अदर सर्वर्स होंगे उनसे आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स सर्च करेगा। जैसे उसे बेस्ट रेस्पॉन्स मिल जाएगा, वो उस रेस्पॉन्स को आपके ब्राउजर विंडो पर यानी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आपके स्क्रीन पर शो करवा के आपको शो करवा देगा। ठीक है, लोड करवा देगा और फिर आपको शो करवा देगा। तो यही होता है ब्राउजर का वर्क, आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स कौन देता है, वेब सर्वर। ठीक है, फॉर पब्लिशिंग आर डेटा इनटू वेब वी नीड अ वेब सर्वर। अगर आप अपना डेटा पब्लिश करना चाहते हैं वेब पे, ठीक है, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, वेब सर्वर की। बिना वेब सर्वर के आप अपना डेटा, आपका वेबसाइट आप किसी को शो नहीं करवा सकते, इसलिए वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट्स आपको रहती है। थर्ड आता है हमारा टॉपिक वेब कुकीज़। अभी तक हमने बात करी ब्राउज़र की, फिर हमने बात करी सर्वर की। आप इमेजिन बनाते जाइए अपने माइंड में कि हमने, अगर वेब ब्राउज़र है तो वो हमारा जो भी सिस्टम है उसमें यूज़ लिया जाने वाला ब्राउज़र, सर्वर वो जो कि हमारी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देगा। अब बात करते हैं हम वेब कुकीज़ की। अब मान लीजिए सर्वर ने आपके सामने रिस्पॉन्स दे दिया आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, बट कुछ डेटा, जैसे कि मान लीजिए आपने आज यूनिवर्सिटी को के लिए सर्च करा, ठीक है,
तो क्या होगा, अगर आप नेक्स्ट टाइम भी उसी वेबसाइट पर वापस जाते हैं तो आप केवल UNI लिखेंगे तो वो क्या कर देगा, उस यूनिवर्सिटी का नेम आपको जल्द से जल्द शो करवा देगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी कुकीज़ में सेव हो गया है। उसका डेटा आपके जो भी आपने सर्च करा है उस ब्राउज़र के अकॉर्डिंग सेव हो गया। तो ये क्या है, छोटी-सी इन्फॉर्मेशन जो कि वेबसाइट पर, जिस भी वेबसाइट को आपने विज़िट करा है, उसकी आपके पास जो सेव रहती है डेटाज़, वो क्या कहलाती है? कुकीज़ कहलाती हैं। वेब कुकीज़ इज़ अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन सेंड बाय अ वेब सर्वर टू वेब ब्राउज़र। वेब कुकीज़ क्या है? एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो किसके थ्रू? वेब सर्वर के थ्रू वेब ब्राउज़र को क्या की जाती है? भेजी जाती है। ठीक है? मैंने बताया ना, आपने यूनिवर्सिटी इस बार सर्च करा, एक टाइम की सर्च करा। मान लीजिए 2 दिन बाद अगर आप यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं तो केवल आप UNI लिखेंगे तो आपको उस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स नीचे सजेशंस में मिल जाएगी। तो वो क्या है? एक तरह से कुकीज़ आपके मोबाइल में या जो भी डिवाइस है उसमें सेव हुई है। तो वही क्या है? पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट द ब्राउज़र सॉफ्टवेयर इज़ एक्सपेक्टेड टू सेव एंड टू सेंड बैक टू द सर्वर whenever the browser makes additional request from the server, technically called persistent client state HTTP कुकीज़। वही जो मैंने आपको बताया कि अगर जो ये ब्राउज़र क्या सोचेगा कि हो सकता है ये जो इन्फॉर्मेशन आज आपने सर्वर से रिक्वेस्ट करी है, हो सकता है आप वापस उसको रिक्वेस्ट करना चाहें, तो उसने क्या कर लिया, सर्वर के थ्रू आने वाली रिक्वेस्ट की कुकीज़ वहाँ पे क्या हो गई है, सेव हो गई है, कि जब भी आप वापस अगेन उस रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजते हैं, तो आपको क्या मिल जाए, जल्दी से आप डेटा उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा वेब कुकीज़, यानी छोटी इन्फॉर्मेशंस आपके पास सेव रहती है। तो ये था हमारे कंपोनेंट्स से, मेजर कंपोनेंट्स से जो कि हमारे वेब पब्लिशिंग के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि मेंटेनिंग अ वेबसाइट। अब वेबसाइट को किस तरह से क्यों मेंटेन किया जाए? अब देखा जाए तो देखिए, अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पर विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे कोई अपडेट हो ही नहीं रहा, तो नेचुरली है कि आप एक बार विज़िट करेंगे उस वेबसाइट को या 2 बार विज़िट करेंगे। तीसरी बार आप नहीं जाएँगे क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ अपडेट्स नहीं मिल रही है। अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है, तो वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती। आपको क्या रखना होता है, अपनी वेबसाइट को ऐसे रखना होता है, उसमें डे बाय डे अपडेशन करने होते हैं ताकि व्यूअर्स आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो यही बात हम अब आगे वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे। मेंटेनिंग अ वेबसाइट, ओनिंग अ वेबसाइट, यू कांट जस्ट अपलोड इट एंड फॉरगेट इट। एक वेबसाइट होने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आपने एक बार अपलोड कर दी और उसको भूल गए, उसमें कोई अपडेट नहीं करें। अगर आप अपने वेबसाइट्स पर व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं, उसको ग्रोथ करवाना चाहते हैं, तो आपको उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर स्मूथ सक्सेसफुल रन ऑफ योर वेबसाइट, रेगुलर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। अगर आप अपनी वेबसाइट को स्मूथली रन करवाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी वेबसाइट को रेगुलर मेंटेनेंस की जाए उसकी, यानी रेगुलर उसमें अपडेशन की जाए, रेगुलर उसमें अपडेट्स की जाए, ऐड किया जाए, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस किए जाए। तभी क्या रहता है, आपकी वेबसाइट क्या होगी, एक सक्सेसफुली रूप से आपके क्या करेगी, वर्क करेगी, ताकि व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकें। कंटिन्यू करते हैं इसे। वाई इज वेबसाइट मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट? वेबसाइट मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि आप क्या चाहते हैं, अपनी वेबसाइट को एक स्मूथली रन करवाना, लोगों के पास पहुँच तक पहुँचाना, उनकी पहुँच तक पहुँचाना, ये सब चाहते हैं। इसलिए हमें वेबसाइट मेंटेनेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है, वो हम इस स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे। मेक द राइट इंप्रेशन विथ रेगुलर वेबसाइट मेंटेनेंस, योर साइट विल रन स्मूथली। सही इंप्रेशन बनेगा अगर आप अपनी वेबसाइट को रेगुलर अपडेट करेंगे। अगर आप रेगुलर वेबसाइट को मेंटेनेंस के साथ रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी साइट नॉर्मली रूप से रन होएगी, जो उसकी जो स्मूथली रूप से रन होएगी, कोई उसमें इश्यूज़ नहीं आएँगे और वो डे बाय डे ग्रोथ करती जाएगी। कीप योर वेबसाइट फ्रेश एंड यूनिक। आपकी वेबसाइट कैसी रखनी चाहिए, आपको एक फ्रेश एंड यूनिक रखनी चाहिए, ठीक है? ताकि हर जब भी कोई भी न्यू व्यूअर्स आपकी वेबसाइट पर विजिट करे तो उसे कुछ नया सीखने को मिले। रेगुलर विजिटर्स आर लुकिंग फॉर व्हाट इज न्यू। रेगुलर जो आपके विजिटर्स है वो ये चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट पर क्या नया आ रहा है। सो प्रोवाइड दैम विथ न्यू एंड एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन। तो उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन, एक तो एक्साइटिंग होनी चाहिए और न्यू इन्फॉर्मेशन डे बाय डे आपको क्या करवानी चाहिए, अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करवानी चाहिए। प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स को भी क्या करना चाहिए, आपको डे बाय डे अपडेट करना चाहिए ताकि व्यूअर्स आपकी वेबसाइट पर बने रहें। बूस्ट योर सर्च इंजन ट्रैफिक्स। आपके सर्च इंजन ट्रैफिक्स को क्या करना चाहिए, आपकी वेबसाइट मेंटेनेंस के लिए बूस्ट करना चाहिए, यानी उसे बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे आप अपने ट्रैफिक्स को सर्च इंजन कीवर्ड्स के थ्रू आप सर्च करवाना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा आप अपनी वेबसाइट को बूस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक्स क्या होगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे। यूजिंग अ प्रॉपर वेबसाइट मेंटेनेंस प्रोग्राम, you can try and avoid being hacked by keeping everything up to date। आपको क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर वेबसाइट मेंटेनेंस प्रोग्राम का यूज़ करना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए,
और सब कुछ इन वेबसाइट के मेंटेनेंस के प्रोग्राम को रखने के साथ-साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी वेबसाइट के हैक होने से बचने के लिए जो भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो सब आपको अपनी वेबसाइट पर ट्राई करते रहना चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट का डेटा जो भी है वो हैक ना किया जा सके। ठीक है? नियमित रूप से आप क्या करें, अपनी वेबसाइट को मेंटेनेंस रखें, मेंटेन करें, ताकि हैकर्स आपकी वेबसाइट को हैक ना कर सके। अगर हैक करे तो भी उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऐसा नहीं है आपने वेबसाइट डिज़ाइन कर दिया, आपने अपलोड कर दी, आप भूल गए और हैकर आपकी वेबसाइट का गलत यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है? अपडेटिंग एंड एडिंग न्यू कंटेंट to your website will consistently improve its performance and increase your return on your investment। वेबसाइट पर नए कंटेंट को अपडेट करने और जोड़ने से इसके जो परफॉर्मेंस है उसमें लगातार क्या होता है, सुधार होगा, और आपके जो भी आपने इसमें इन्वेस्ट करा है उस पर रिटर्न में भी क्या होगी, आपको ये कह सकते हैं बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। ठीक है? तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अपडेट एंड एडिट करना चाहिए, ऐड करना चाहिए डे बाय डे, जो भी अब न्यू न्यू वर्जन्स या न्यू न्यू जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन्हें आपको अपडेट करना चाहिए, ताकि आपने जो भी इन्वेस्ट करा है अपनी वेबसाइट को पब्लिश करवाने में, बनाने में, उसका आपको रिटर्न अच्छा मिले। ठीक है? तो ये सब आपको ध्यान में रखना होता है, तब जिससे आपकी वेबसाइट में ध्यान रखेंगे तभी क्या होगा, आपकी वेबसाइट एक अच्छी ग्रोथ करेगी। तो इसलिए आपको वेबसाइट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है? कंटिन्यू करते हैं। अब वेबसाइट अपडेट्स क्या बोल रहा है। ठीक है? आई थिंक हमें वेबसाइट अपडेट्स करनी क्यों चाहिए। ठीक है? तो देखिए, सोचिए, थिंक अबाउट इट, इफ यू विजिट अ वेबसाइट दैट इज नॉट अपडेटिंग रेगुलरली, विल यू कंटिन्यू टू विजिट इट। आप सोचो कि अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट को पर अब देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यूअसली अपडेट नहीं होती, तो क्या आप उस वेबसाइट को बार बार देखना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसलिए आपको अपनी वेबसाइट को बनाने के टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें रेगुलर अपडेट्स किए जाए, ताकि जो भी व्यूअर्स है वो बार बार आपकी वेबसाइट पर विजिट करें। वाई शुड योर ओन वेबसाइट और ब्लॉग बी लाइक दैट देन। तो जब आप ऐसी वेबसाइट को देखना पसंद नहीं करते जिसमें रेगुलरली अपडेट नहीं होते, तो फिर आपकी वेबसाइट ऐसी क्यों हुई कि आप उसे फिक्स रखें, उसमें अपडेट ना करें। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट्स बनाएं तो उसमें अपडेट्स करने चाहिए, क्योंकि आप जब खुद किसी दूसरे की वेबसाइट को ऐसी को लाइक नहीं करते जिसमें अपडेट्स नहीं होते, एक बार विजिट करा और आपने छोड़ दिया, तो फिर आपकी खुद की वेबसाइट भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें अपडेट्स ना हो, उनमें अपडेट्स होने चाहिए। कंटिन्यू करते हैं। वेबसाइट कंटेंट। ठीक है? अब वेबसाइट में हमारे कंटेंट्स भी होते हैं। कंटेंट्स का मतलब, वेबसाइट कंटेंट्स कैन इंक्लूड रिटर्न टेक्स्ट, इमेजेस, फ्री डाउनलोड्स, एनीथिंग दैट इज गोइंग टू ड्रॉ न्यू विजिटर्स इन एंड कीप योर एग्जिस्टिंग विजिटर्स कमिंग बैक। वेबसाइट का कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए, सॉरी, वैसे कंटेंट में क्या होता है, आपके रिटर्न टैक्स होता है, इमेजेस होती है, फ्री डाउनलोड्स होता है, और वो सब होना चाहिए आपकी वेबसाइट में, जिससे कि आपकी वेबसाइट पर न्यू विजिटर्स आए, न्यू विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर विजिट करें, और साथ ही साथ जो आपके एग्जिस्टिंग यानी पहले के जो विजिटर्स हैं वो भी बार बार आपकी वेबसाइट पर आए। यानी आपको अपडेट्स करना चाहिए, अपने कंटेंट्स को ऐसा रखना चाहिए कि आपके जो पुराने व्यूअर्स हैं वो, और साथ ही साथ न्यू व्यूअर्स भी आपकी वेबसाइट को विजिट करें। ठीक है? तो इसलिए अपने कंटेंट्स पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। एक लास्ट टॉपिक आज के इस वीडियो में रहेगा, वो हमारा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है? जैसा कि हमने वेबसाइट डिज़ाइन कर ली, हमारे पोस्ट भी कर दिया, हमने पब्लिश भी कर दिया हमारी वेबसाइट को, तो जैसे और अपडेट्स भी कर रहे हैं, तो इन सभी के साथ साथ हमारा एक जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो रहता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। यानी जो भी आपने वेबसाइट बनाई है उसके डॉक्यूमेंट्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क भी आपको कंप्लीट करना होता है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द फ्लो, processing, storing, updating, and distributing of electronic and paper documents in a secure and efficient manner। एक जो हम कह सकते हैं सिक्योर और एफिशिएंट तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक और कागजी जो डॉक्यूमेंट्स के फ्लो है, जैसा कि आपका प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरिंग हो गया, अपडेटिंग हो गया या डिस्ट्रीब्यूटिंग हो गया, का जो भी कोऑर्डिनेशन है, और साथ ही साथ जो उस पर कंट्रोल है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये आवश्यक डॉक्यूमेंट के रूप में अधिकृत कर्मियों के लिए सुलभ हैं, और जिन्हें डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है? जैसे कि ये देखा जाए तो ये कह रहा है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इसको पूरा कर लेते पहले हम। To ensure that they are accessible to authorized personnel as and when required is called document management। यानी जब भी आपकी वेबसाइट पर कोई पर्सन आपकी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है,
कोई भी ऑथरिंग पर्सन है ना, तो ऑथराइज्ड पर्सन है, वो आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, तो उससे आपकी वेबसाइट से अगर कोई डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है तो ईजी वे में उसके पास डाउनलोड हो रहा है वो जो भी डेटा है। तो ये क्या है, आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है। अगर मान लीजिए किसी ने आपकी वेबसाइट पर विजिट करके कोई प्रोसेस डाउनलोडिंग पे लगाई और वो नहीं हो रही, तो वो आपके डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का एक माइनस पॉइंट होता है कि आपने वो लिख तो दिया कि यहाँ से डाउनलोड करिए, बट डाउनलोड के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करते हैं, वही है। ठीक है, तो आपका जो भी एक पूरा प्रोसेस रहती है वेबसाइट के में, ये प्रोसेसिंग रहता है, स्टोर करना, अपडेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करवाना अपने डॉक्यूमेंट्स को, इन सभी को क्या एक अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक रूप से। ठीक है, ताकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, डेटा एक्सेस करना चाहे, तो उसे ईजी वे में मिल जाए। ऐसा नहीं है आपने एक फोल्डर की, मान लीजिए आप अगर कोडिंग कर रहे हैं, तो एक फोल्डर एक फाइल आप किसी और फोल्डर में सेव कर रहे हैं, एक फाइल किसी और फोल्डर में सेव कर रहे हैं, एक फाइल किसी और फोल्डर में, आपको वो डेटा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करना जरूरी है आपके वेबसाइट डिजाइन के केस में। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देख लेते हैं फाइल नेम्स का ऑप्शन। ठीक है, व्हेन यू आर नेमिंग योर फाइल, रिमेंबर 8 कैरेक्टर्स फॉर फाइल नेम एंड 3 कैरेक्टर्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ द फाइल। जब भी आप अपनी वेबसाइट की फाइल्स का नेम दें, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में क्या एचटीएमएल क्या है, एक तरह से हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाते हैं, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाते हैं, फाइल बनाते हैं हम उन सबको मिला के, या एक सिंगल फाइल भी बनाते हैं, तो उनका नेम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए थोड़ा सा, और याद करने लायक होना चाहिए कि आपने किस टॉपिक से रिलेटेड आपकी फाइल बनाई है। ठीक है, अगर आपने बुक्स की डिटेल्स के लिए अगर कोई कोडिंग करी है, एक जावा एक फाइल बनाई है आपने, तो उसका नेम क्या देंगे, आप बुक से रिलेटेड देंगे, तो आपको नेम थोड़ा शॉर्ट में देना चाहिए, रिमेंबरेबल होना चाहिए वो, और साथ ही साथ उसका जो एक्सटेंशन होता है, वो एक्सटेंशन भी प्रॉपर वे में देना चाहिए, जो कि 3 कैरेक्टर्स का होता है नॉर्मली। फाइल ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद जैसे आपने फाइल का नेम दे दिया, उसके बाद आता है फाइल ऑर्गेनाइजिंग। व्हेन यू आर गोइंग ऑर्गेनाइजिंग द वेबसाइट, कीप फाइल इन सेपरेट फोल्डर। जब आप अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए रखने जा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी जो वेबसाइट है, उसकी जो भी फाइल्स फोल्डर्स हैं, उन्हें अलग से रखा जाए। ऐसे नहीं है एक साथ ही रख दिया आपने, उनके लिए अलग से फोल्डर बनाया जाए, उसमें सारी फाइल्स को स्टोर किया जाए, उनका नेम, उनके जो भी डेटा उसके अंदर है उसके अकॉर्डिंगली देना चाहिए। हैव सेपरेट फोल्डर्स फॉर इमेजेस, एचटीएमएल फाइल्स, वीडियो, साउंड्स एंड स्क्रिप्टिंग फाइल्स। पुट ऑल दी फाइल्स इनटू रिलेटेड फोल्डर्स। आपको उस फोल्डर्स में और भी कई तरीके के अलग अलग फोल्डर्स बना देने चाहिए, जैसे कि इमेजेस के लिए आपने एक अलग फोल्डर्स बना दिया ताकि आप इमेजेस पर जल्दी से एक्सेस कर सकें, एचटीएमएल फाइल्स के लिए अलग फोल्डर बना दिया, वीडियोस के लिए अलग, साउंड्स के लिए अलग, और भी जो भी आपकी स्क्रिप्टिंग फाइल्स है उनके लिए आपने अलग अलग फोल्डर बना दिया। और ये ध्यान रखें कि जो भी फाइल आप बना रहे हैं, उसमें उससे रिलेटेड जो भी फोल्डर आप बना रहे हैं, उसमें उससे रिलेटेड ही फाइल्स आप स्टोर करें, सेव करें। तो ये फाइल ऑर्गेनाइजिंग अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे, तो इससे आपकी वेबसाइट बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगी आपके आगे के प्रोसेस के लिए। फिर आता है अपलोडिंग। अपलोडिंग फिनिशिंग योर वर्क। अपलोडिंग मीन्स आप फिनिश कर रहे हैं अपना वर्क को, कि आपने अपनी फाइल्स बना ली हैं, डेटा फाइल नेम दे दिया है, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया है, अब आप क्या चाहते हैं, सर्वर पर अपनी फाइल्स को अपलोड करना चाहते हैं, या डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, uploading finishing your work, transferring files from your computer to server is nothing but uploading। आपकी फाइल्स अगर आप आपके कंप्यूटर से सर्वर पर रख रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है, वो केवल अपलोडिंग ही कहला रहा है। आप अपनी फाइल्स यहाँ से वहाँ रख रहे हैं सर्वर पे, तो वो क्या है, एक तरह से अपलोडिंग है। आपने जो भी अपडेट्स करा है उन्हें अपलोड करके आप क्या करवा सकते हैं, सर्वर के थ्रू सभी को शो करवा रहे हैं, तो यही होता है आपका अपलोडिंग। फिर आता है आपका बैकअप। देखिए, बैकअप लेना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार होता है, कई केसेस में हमारा डिवाइस में कोई मिस्टेक हो सकता है, या कोई भी एरर हो सकता है, या हम कहीं और यूज़ करना चाहते हैं अपनी फाइल का, तो उसके लिए हमें हमारे डेटा का बैकअप लेना जरूरी है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर जॉब, बी श्योर टू बैकअप योर फाइल्स ऑन योर वेबसाइट। फॉर दैट, वन टू अ जिप इट एंड देन स्टोर इट अवे इन अ सेफ प्लेस। आपका जब पूरा वर्क कंप्लीट हो जाए, तो आप ध्यान रखिए कि आपको अपने फाइल का बैकअप ले लेना चाहिए, ताकि अगर कोई भी ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें आपका कोई भी डेटा लॉस होने के चांसेस है, तो उस केस में आपके पास आपका डेटा का बैकअप रहे, आप इसका वापस यूज़ कर सके। ऐसा नहीं है लॉस होने पर आपका वो फाइल वेबसाइट का पूरा डेटा भी डिलीट हो जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके जो भी फोल्डर्स हैं उन्हें जिप कर सकते हैं, और उनको किसी सेफ प्लेस पर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपकी कोई पेन ड्राइव ऐसी है जो कि आपने केवल अपने वेबसाइट्स के पेजेस के लिए, फोल्डर्स के लिए सेव रखी, तो आप वहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी करके हमेशा सेफली स्टोर कर सकते हैं। यानी जो भी आपके पास स्टोरेज की डिवाइस है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमेशा अपने डेटा का आपको क्या कर लेना चाहिए, बैकअप रखना चाहिए।
तो इस वीडियो में तो हमने देखा कि किस तरह से हम हमारी फाइल्स को, हमारे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट को देख सकते हैं हमारी वेबसाइट के लिए, और कौन-कौन से टर्म्स हमें ध्यान में रखने चाहिए हमारी वेबसाइट पब्लिशिंग के लिए। जो कंपोनेंट्स हैं इंपॉर्टेंट मेजर्स, उनके बारे में हमने इस वीडियो में देखा। तो जैसा कि ये ओ लेवल का जो भी आपका सिलेबस कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस रेगुलर बेस पे अपलोड होती है, तो आप इनको नॉलेज में रखिए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।